नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं इसमें कराने वाला हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 से थोड़ी सी कुछ हम न्यू टाइप की लैंग्वेज, थोड़ी सी न्यू टाइप की एडजस्टमेंट सीखेंगे। प्रोसीजर तो सेम रहेगा, असेट्स है तो उन्हें सेल किया जाएगा, लायबिलिटीज़ है तो पेड किया जाएगा, लेकिन छोटे छोटे नए नए टाइप इसमें आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर क्या लिखा है? इसमें लिखा है XYZ वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 एंड देयर बैलेंस शीट ऑन 31st of December 2012 वाज एज फॉलोज। तो तीन लोगों की पार्टनरशिप है XYZ की, 2:1:1 इनकी रेशियो है, फिर बैलेंस शीट गिवन है। नॉर्मल बैलेंस शीट है। असेट साइड से शुरुआत करते हैं। पोस्टिंग की असेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं और उन्हें डेबिट साइड में डालना पड़ेगा। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग बेची जा सकती है, इसलिए रियलाइजेशन की डेबिट से में लिखेंगे 30,000। अगला नाम ऑफिस इक्विपमेंट का, इसे भी बेच सकते हैं, तो इसे भी हम क्या करेंगे, डेबिट से में लिखेंगे रियलाइजेशन के अंदर। जो अमाउंट है वो है 5,000। आगे इसमें स्टॉक है, स्टॉक को भी सेल कर सकते हैं और स्टॉक है 20,000। स्टॉक के बाद है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं भाई? अकाउंट रिसीवेबल जो वर्ड आ गया उसका क्या मतलब होता है? हमारे पास एक डेटर होते हैं, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं। अगर मैं डेटर और BR को दोनों को मिला के एक नाम तुम्हें बोलने के लिए बोलूँ तो तुम उसे बोलोगे अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल मीन्स डेटर और BR दोनों को ऐड करके एक नाम दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल 30,000 समझ लो, मतलब डेटर प्लस BR। तो अकाउंट रिसीवेबल जो अमाउंट गिवन है और जो फिगर हमारे पास है वो है 30,000 रुपीज़। आगे इसके बाद है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को तो हम सरेंडर कर सकते हैं, इससे मनी कलेक्ट हमें हो पाएगी। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी और जो वैल्यू हमें गिवन है वो है ₹15,000। लास्ट इसके अंदर जो गिवन है वो है बैंक का बैलेंस। बैंक का अकाउंट तो लास्ट तक हम मेंटेन करते हैं, तो बैंक का जो बैलेंस दिया है उसे बैंक अकाउंट में लिखेंगे बैलेंस BD। जो वैल्यू है वो है ₹5,000। सबको क्लियर है? अब लायबिलिटीज़ की पोस्टिंग शुरू करेंगे। असेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं और लायबिलिटीज़ के क्रेडिट। तो अब क्रेडिट साइड में सारी एंट्री जाएंगी। सबसे पहले अकाउंट पेबल आ गया। क्या मतलब निकालेंगे भी अकाउंट्स पेबल का? जैसे अकाउंट रिसीवेबल डेटर प्लस BR थे, ये क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल अगर कोई है उन दोनों को जोड़ के एक अमाउंट बना लिया गया है और वो है 10,000 और इसकी तो पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन में अकाउंट्स पेबल ₹10,000। आगे दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, इसकी भी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। जो अमाउंट हमें गिवन है वो है 15,000। अगला नाम इसमें है वाई का लोन। वाई हमारा पार्टनर है और हमने सीख लिया कि पार्टनर के लोन की पेमेंट करेंगे, पहले बाहर वाले लोगों का हिसाब हो जाए, उसके बाद हम पार्टनर की अलग से पेमेंट करेंगे, कोई पैसा उसका मार नहीं लेंगे। तो वाई का लोन अकाउंट आपको अलग से मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। और उसकी क्रेडिट साइड में लिख देंगे जो बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 25,000। आगे है जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। कनेक्टेड अकाउंट है ये, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी की एंट्री ऑलरेडी हम अकाउंट में शो कर चुके हैं। ये देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने दिखा दिया था डेबिट साइड में। तो उससे कनेक्टेड कोई भी रिजर्व है, कोई भी फंड है, कोई भी प्रोविजन है, वो दूसरे किसी अकाउंट में नहीं भेजा जाएगा, इसी अकाउंट में भेजा जाएगा। लेकिन एक असेट में था, दूसरा लायबिलिटीज़ में, इसका मतलब क्रेडिट से हमें लिखना पड़ेगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। जो अमाउंट हमें गिवन है वो है 15,000 और मैं इस पर स्टार मार्क कर रहा हूँ। स्टार मार्क करने का मतलब है आखिर में जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो इसकी पेमेंट नहीं करेंगे, ये कोई लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी सिर्फ दो ही हैं, एक तो अकाउंट्स पेबल और दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट। इन दोनों की पेमेंट करनी है, इस रिजर्व की या प्रोविजन की या फंड की पेमेंट नहीं करनी है। फिर लास्ट इसमें है कैपिटल का बैलेंस, जो हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस BD। फर्स्ट पार्टनर 20,000, फिर 10,000 और फिर 10,000। सबको क्लियर है? अब आ जाते हैं इसमें एडजस्टमेंट में। पार्टनर एग्री टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द डेट एंड यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिसोल्यूशन। ए जिसमें लिखा है वाई वॉज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्पोज द असेट एंड पे द लायबिलिटीज। हमने वाई को बोला कि तुम अकेले डिसोल्यूशन करो, तुम लोगों के घर घर जाके पैसा इकट्ठा करो और तुम ही जो पैसा मांगने आते हैं उनको पेमेंट भी करो। बाकी एक्स और जेड अपना पर्सनल काम करते रहेंगे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई? वाई को। तो वाई फ्री में तो ये अपने कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं, कुछ ना कुछ उसको रेम्यूनरेशन की डिमांड करनी होगी, कुछ ना कुछ उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए।
और यहाँ पे क्लियर लिखा है फॉर विच ही विल गेट रिम्यूनरेशन ऑफ ₹800, इस काम के हम उसे अलग से 800 रुपये देंगे। और इस क्वेश्चन में देखो कहीं पे ये नहीं लिखा ही विल बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस, इस बार वो खर्चे की जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा, खर्चे तो फर्म देगी 800 रुपये उसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे इसे शो करेंगे, यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ मैं। इसके बाद अब जो भी एंट्री होगी उनकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले वाई के नाम से एंट्री कर देते हैं। वाई ने कोई और पेमेंट तो नहीं करनी है, नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई इज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्या है, ये उसका रेम्यूनरेशन है जो कि 800 रुपीज़ फिक्स कर दिया गया है। अभी डेबिट है, बाद में लेजर पोस्टिंग करके क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद बी एडजस्टमेंट। बी एडजस्टमेंट से नए टाइप की एडजस्टमेंट शुरू होती है। नया टाइप ये है कि ऐसा कोई ज़रूरी है कि हम अगर किसी को कोई सामान बेचें तो जितना भी सामान है एक ही को बेचें। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास बिजनेस में 5 कंप्यूटर हैं, 3 मशीनें हैं और हमने बिजनेस बंद कर दिया तो 5 कंप्यूटर भी बेचने हैं, 3 मशीन भी बेचनी है। हो सकता है किसी को 2 कंप्यूटर की ज़रूरत है तो वो 2 खरीदेगा, 5 थोड़ी खरीदेगा। तो हमें 5 एक ही को बेचने पड़ेंगे या वो हम अलग अलग लोगों को भी बेच सकते हैं, अलग अलग को भी बेच सकते हैं। अब से ऐसा ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई एसेट एक ही बार में सबको बेच दी। हो सकता है एक ही एसेट स्टॉक को 4 बार में बेचना पड़े, तो आपको 4 बार सेल रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। फर्स्ट सेल स्टॉक की, सेकंड सेल स्टॉक की, थर्ड सेल स्टॉक की और फोर्थ सेल स्टॉक की। ठीक है, बस में आ गई है। हो सकता है मशीन हमारे पास 3 हो और 3 अलग अलग बार बेचने के लिए बोला जाए, तो आपको 3 बार सेल की इनकम की एंट्री लेनी पड़ेगी और तीनों बार वैल्यू भी अलग हो सकती है। ठीक है, बस में आ गई है। तो अब से ध्यान रखना है कि कोई ऐसा रूल नहीं है कि कोई भी पेमेंट एक ही बार में हो या कोई भी लायबिलिटी या कोई भी जो असेट हम बेचें वो एक ही बार में बेचें। वो मल्टीपल टाइम्स में बेची जा सकती है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार में इनकम हो चाहे 10 बार में इनकम हो, एक बार में इनकम होगी, एक बार एंट्री कर दी जाएगी, 10 बार इनकम होगी, उसी की 10 बार में एंट्री कर दी जाएगी, लेकिन इससे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा है बी एंट्री में ऑफिस इक्विपमेंट्स वर एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर्स फॉर ₹3000। ऑफिस इक्विपमेंट्स क्रेडिटर्स ने टेक ओवर कर लिए और उन क्रेडिटर ने टेक ओवर कर लिए जो 3000 वैल्यू रखते थे। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आखिर हमारे ये क्रेडिटर हैं कितने के। आपको भी सर क्रेडिटर तो नज़र नहीं आ रहे, छुपे हुए हैं, वो कहीं पर नज़र आ जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कहाँ छुपे हुए हैं। अकाउंट्स पेबल जो हैं वो क्रेडिटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें क्रेडिटर्स भी है, बिल्स पेबल भी है, हमें पता नहीं अलग, हम तो सबको क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, सबको बिल्स पेबल भी। तो यहाँ पे अकाउंट पेबल जो है, यहाँ से क्रेडिटर का बैलेंस नजर आएगा और ये अकाउंट पेबल कितने के हैं, 10,000। आपको 10,000 पे अकाउंट पेबल को देने। इनमें कुछ क्रेडिटर ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 3000। ये कोई एक थोड़ी है, इसमें बहुत सारे लोग होंगे, किसी के 1000 देने, किसी के 2000 देने, किसी के 5000 देने हैं। तो ये जो 10,000 टोटल देने हैं, इसके 2 पार्ट बना दिए गए। इसमें लिखा है ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर फॉर ₹3000, जिन्हें 3000 पे हमसे लेने थे। उन क्रेडिटर ने कहा कि भैया हमें कैश मत दो, आपके पास जो इक्विपमेंट पड़ा है आप वो दे दो, हम उसी को लेकर चले जाते। और हमने उनकी बात, उनने उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। हमने कहा ठीक है, आपको कैश की बजाय क्या दे देते हैं, इक्विपमेंट। अब मेरा सवाल ये है कि इससे आपकी लायबिलिटीज सभी क्रेडिटर सेटिस्फाई हो जाएंगे क्या? नहीं। चलो ये 3000 के क्रेडिटर तो इक्विपमेंट में मान जाएंगे, बाकी बचे लोग उनके साथ क्या होगा? और कितनी वैल्यू बची उनकी? 7000। ध्यान रखना 2 हिस्सों में बट गए, इसका मतलब क्रेडिटर एक बार में एंट्री नहीं होगी। क्रेडिटर की एंट्री आपको 2 बार में करनी पड़ेगी। 3000 के क्रेडिटर अलग होंगे और 7000 के क्रेडिटर अलग। इसके बाद लिखे इसमें रिमेनिंग क्रेडिटर पेड बाय फुल बाय चेक, जो बाकी बचे थे उनको हमने चेक से पेमेंट कर दी। तो हमने इनको कितनी पेमेंट कर देनी है? 7000 रुपये की। क्लियर है? अब एक छोटा सा सवाल, एक बार बताइए, क्या एट प्रेजेंट हमने इक्विपमेंट का अकाउंट मेंटेन कर रखा है? इक्विपमेंट का अकाउंट हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, हमारे पास इक्विपमेंट का बैलेंस 0 है। हमारे पास बैंक का अकाउंट तो अभी भी है, लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट का अकाउंट नहीं है। बड़ा आसान सा एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ। अगर आप किसी ऐसे तरीके से उसे पेमेंट कर रहे हैं जिसका अकाउंट नहीं है, तो जिसका अकाउंट नहीं है उसे अकाउंट में डायरेक्टली दिखाया नहीं जा सकता। आप इस पोर्शन की अकाउंट्स में कहीं पे भी डायरेक्ट कोई जर्नल एंट्री नहीं बना सकते, क्योंकि इक्विपमेंट का हमारे पास अकाउंट नहीं है। हम कैसे इक्विपमेंट के नाम से एंट्री बना दें? तो आपने जो 3000 के इक्विपमेंट दे दिए,
जब डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखोगे उसमें कहीं पे भी 3000 की कोई एंट्री नजर नहीं आएगी। आपको एंट्री सिर्फ किसके की नजर आएगी, जो आपने 7000 बैंक से दिए उसको तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं टू बैंक क्रेडिटर्स क्योंकि अकाउंट है, लेकिन इक्विपमेंट की एंट्री आप शो नहीं कर सकते क्योंकि इक्विपमेंट का हमारे पास अकाउंट ही नहीं है। बात समझ आ गई। इसमें स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होते हैं कि इसकी एंट्री नहीं हुई, इसकी एंट्री डायरेक्ट नहीं हुई लेकिन इनडायरेक्ट हुई है। इनडायरेक्ट कैसी है, सोचो अगर मैं ये इक्विपमेंट हटा दूं तो उधर का अमाउंट 10,000 हो जाता। अगर मैं इक्विपमेंट हटा दूं यहाँ से तो वो कितना हो जाएगा, 10,000। डायरेक्ट तो एंट्री नहीं हो लेकिन इनडायरेक्टली वो एंट्री पे इम्पैक्ट डाल रहा है। अगर मैं इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ाकर 9,000 कर दूँ तो सीधा असर पड़ेगा उस बैंक के बैलेंस पे, कितना हो जाएगा। आप इक्विपमेंट वाले पोर्शन की तो एंट्री नहीं कर पाएंगे लेकिन बैंक वाले पोर्शन की एंट्री तो करेंगे, तो सीधा असर पड़ रहा है हमारी एंट्री पे। डायरेक्टली तो ये एंट्री नहीं शो होगी लेकिन इनडायरेक्टली इसका असर सीधा हमारी जर्नल एंट्री पड़ेगा कि यहाँ पे जो अमाउंट दिखाएंगे वो इसी बैलेंस से एडजस्ट होके निकलेगा। बात समझ आ गई। आगे से कभी भी कोई भी पेमेंट आपने किसी भी ऐसे अकाउंट से कर दी जिसका अकाउंट क्लोज कर चुके हैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। हम सिर्फ जो बैंक से पेमेंट कर रहे हैं या पार्टनर से पेमेंट करवा रहे हैं उनके अकाउंट हमारे पास है, उनको तो शो कर सकते हैं। असेट को देने की डायरेक्ट एंट्री आप नहीं कर सकते। आगे इसके बाद लिखा हुआ है असेट्स वर रियलाइज एज लॉस। बाकी के जो असेट है उन्होंने बेचना शुरू किया, क्रेडिट साइड में लिखना शुरू करेंगे इसे बैंक में। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग से जो पेमेंट हमें मिलने वाली है वो है 1,50,000। नेक्स्ट उसके बाद स्टॉक है। स्टॉक से कलेक्शन हमें होने वाली है 15,000। स्टॉक के बाद इसमें अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर है और अकाउंट रिसीवेबल से 23,000। अकाउंट और जो ऑफिस इक्विपमेंट थे उसका नाम लिस्ट में नहीं आ पाएगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्रेडिटर ले जा चुके हैं इसलिए बेच नहीं पाएंगे, उसकी एंट्री ही नहीं आ पाएगी। फिर लिखा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर फॉर 10,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को भी हमने सरेंडर कर दिया और कितनी पेमेंट उससे मिली हमें 10,000 रुपीज़। जो भी कलेक्शन होती जा रही है करते चले। फिर उसके बाद लिखा है अदर लायबिलिटीज़ पेड इन फुल। बाकी की लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर दी। अकाउंट पेबल की 7,000 में पेमेंट हो गई है। कौन बची लायबिलिटी, एक और ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट की पेमेंट और कर देते हैं जो कि कितना होगा 15,000। सबको क्लियर है। लास्ट से पहले एक एंट्री हो रहा है एफ। A bill of ₹5,000 discounted from bank was dishonored due to insolvency of customer who could pay ₹2,000। कह रहा है एक बिल हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था और वो 5,000 रुपये का बिल था। ध्यान रखना जब तक बैंक को वो 5,000 रुपये रिसीव नहीं हो जाएंगे तब तक बैंक की नज़र में हम भी रिस्पॉन्सिबल उतने ही हैं जितने की उस बिल पे साइन करने वाला। क्या प्रोसीजर होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में रियलिटी में, ये मैं एंट्री यहाँ से मिटा रहा हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि एक कस्टमर होता है हमारा जो कि हमें एक बिल दे देता है साइन करके। ये बिल हमारे पास आ गया, हमें पैसों की ज़रूरत पड़ गई। कस्टमर से पूछा, उसने कहा जी अभी ड्यू डेट नहीं आई है, 2 महीने बाद आना, पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन हमें पैसों की इमरजेंसी है। तो ऐसी सिचुएशन में पैसा लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये पैसा बैंक के थ्रू रिलीज़ कर सकते हैं। बैंक उसमें थोड़ा सा कमीशन काटता है लेकिन पैसा हमें ड्यू डेट से पहले देता है। हमने फ़ौरन बैंक को अप्रोच किया और बैंक वाले ने हमारी हेल्प की और हमें इस बिल का पैसा दे दिया। कितने पैसे उसने दे दिए हमें 5,000। वैसे 5,000 में से कमीशन काट लिया होगा लेकिन मान के चलेंगे उसने 5,000 दे दिए। अब ध्यान रखना ये 5,000 बैंक ने हमें दिया, लेकिन बैंक ये पैसे मांगेगा हमसे नहीं बल्कि किससे मांगेगा, जिसने इस पे साइन किया। अगर ये साइन किए हुए पर्सन ने बैंक को पैसे दे दिए तो काम फिनिश हो गया, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर बैंक ने इससे पैसे मांगे और इसने देने में आनाकानी की तो बैंक फिर इस पैसे को लेने के लिए किसे अप्रोच करेगा, उसे अप्रोच करेगा जिसने उसे पैसे दिए, जिसको उसने पैसे दिए थे। उसने किसे पैसे दिए थे, हमें। क्वेश्चन में लिखा है ये जो 5,000 का बिल था वो डिस्काउंट हमने कराया था, डिसऑनर हो गया ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर। जो कस्टमर था वो इंसॉल्वेंट निकला, वो पैसा नहीं दे पाया और देने की जब बात आई भी तो उसके पास कितने पैसे निकले, ₹2,000। पहली बात ध्यान रखना, पूरे पैसे मिलेंगे तभी बैंक उसे एक्सेप्ट करेगा, वरना बिल वो बाउंस डिक्लेयर कर देगा और बैंक इससे कुछ भी नहीं लेगा और वापस आप ही से पूरे पैसे की डिमांड करेगा और हमें ये पैसा भरना पड़ेगा क्योंकि हमने बैंक से 5,000 लिए थे तो हमें वापस बैंक को कितने पैसे देने पड़ेंगे, 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। हमने ही बैंक से पैसा लिया था, इसने थोड़ी पैसा लिया था, हमने बैंक से पैसा लिया था और 5,000 रुपये में पे करने पड़ेंगे। एक न्यू लायबिलिटी हमारे सामने आ गई, न्यू पेमेंट हमारे सामने आ गई और जब भी न्यू पेमेंट आएगी तो एक्सपेंसिव माना जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे BR
डिसऑनर्ड ₹5000 भर दिया 5000। जब आप ये बैंक को 5000 भर दोगे तो बैंक आपको वो आपका बिल लौटा देगा जो बाउंस हुआ था। अब वो बिल वापस हमारे पास आ गया, बैंक को हम 5000 ऑलरेडी दे चुके हैं। उस बिल का हम क्या करेंगे, अब हम फिर से कस्टमर के पास जाएंगे और उससे झगड़ा करेंगे, क्या बात है भाई तुमने बिल की पेमेंट क्यों नहीं, तुम्हारे चक्कर में हमें बैंक को 5000 भरने पड़ गए। वहाँ पे गए तो पता चला बोरिया बिस्तरा उसका उठाया जा रहा है, मकान दुकान सब बिक गई है, सड़क पे बैठा रो रहा है। हमने कहा भैया ये तो गड़बड़ हो गई, अब इससे क्या चमड़ी थोड़ी उतार लेंगे, उसके मारपीट भी कर लोगे तो पैसा थोड़ी मिलेगा। तो हमने क्लेम रेज किया, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए थे अपना क्लेम करने के लिए, हम भी क्लेम में लग गए। और वहाँ पे जब हमारी बारी आई तो कितना पैसा उससे रिकवर हुआ, 2000। चलो लास्ट में कुछ रिकवरी तो हुई। किसी भी वजह से कोई भी रिकवरी डिसोल्यूशन के वक्त हो जाए तो उसे क्या मानते हैं, इनकम। तो आप यहाँ पे भी एक एंट्री लिखेंगे, BR डिसऑनर्ड ₹2000। अब कोई स्टूडेंट कह सकता है सर जेब से 3000 पे तो गए आपके एक तरह से, आप डायरेक्ट ही कर लेते, बैंक वाले का बिल 5000 का बाउंस हो गया था, कस्टमर 2000 दे तो रहा था, डायरेक्ट 3000 पे बैंक को दे देते, आपको दो जो इतना झंझट झमेला नहीं करना पड़ता। लेकिन ये बिल्कुल टेक्निकली रॉन्ग होता, बिल्कुल रॉन्ग होता ये। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे दो अलग अलग डील हुए हैं, दोनों डीलों को मिक्स करके मैं एक कैसे बना दूँ। एक मेरा डील बैंक से हुआ, बैंक ने थोड़ी मेरे से 3000 पे लिए और बैंक ने थोड़ी उससे 2000 पे लिए, मुझे बैंक को पूरे 5000 भरने पड़े तब उसने मुझे बिल लौटाया, और फिर मैं ये बिल लेकर कस्टमर के पास गया। तो ये दो मेरे डील है, ना कि बैंक के दो डील है। एक डील मेरा बैंक के साथ हुआ कि मैंने उसको 5000 दिए, फिर एक मेरा डील किसके साथ हुआ, कस्टमर के साथ हुआ जिससे मैंने 2000 पे रिसीव किए। नेट मेरी जेब से 3000 गए, लेकिन ये दो अलग अलग काम हुए, इसलिए दो अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है। आखिरी इसमें एंट्री है डिसोल्यूशन के एक्सपेंस हुए हैं 1200। पार्टनर ने कोई भी एक्सपेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, इसलिए एक्सपेंस आने पर भी आपको उसे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा 1200 रुपीज़। अब ये क्वेश्चन की सभी एडजस्टमेंट पूरी हो गई है। अगर एडजस्टमेंट पूरी हो गई है तो आप टोटल कर सकते हैं। जब टोटल करेंगे तो पता चलेगा कि हमारी क्रेडिट साइड का टोटल वैसे बड़ा आएगा। पहले कलेक्शन की बात कर लेते हैं, 1,50,000 है, फिर 15,000 है, फिर 23,000 है, और उसके बाद फिर 12,000 और है। 2 लाख रुपए की ये कलेक्शन होती है। पेमेंट 7,000 की है, फिर 15,000 की है, और फिर 6,200 की और पेमेंट की है, 28,200। टोटल जो हमारी इनकम हो जाएगी वो आ जाएगी 2,40,000। 2,40,000 में से सब कुछ माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा 1,11,000। क्या करेंगे इसको, ये प्रॉफिट है और ट्रांसफ़र कर देंगे X, Y और Z को। रेशो पार्टनर्स की 2:1:1 है, तो 1,11,000 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 55,500, और बाकी पार्टनर का आएगा 27,750 और 27,750। सबको क्लियर है। अब क्या करना है, लेजर पोस्टिंग सिर्फ लेनी है। सबसे पहले डेबिट में Y था, तो Y के अकाउंट में क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, और Y के अकाउंट में 800 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। किस नाम से, बाय रियलाइजेशन अकाउंट रेम्यूनरेशन। उसके बाद फिर बैंक के नाम से एंट्री हुई थी 28,200 की, तो बैंक अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट सन्ड्री लायबिलिटीज़ एंड एक्सपेंसेस 28,200। उसके बाद फिर प्रॉफिट की एंट्री पार्टनर्स के अकाउंट के नाम से हुई है, तो पार्टनर्स के अकाउंट में पोस्ट होगा बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, जो कि है 55,500, 27,750 एंड 27,750। क्रेडिट साइड में देखें तो सिर्फ बैंक की एक एंट्री है जो कि यहाँ पे डेबिट हो जाएगी टू रियलाइजेशन सन्ड्री असेट्स ₹2 लाख। हो गया काम यहाँ का फिनिश। अब ये Y का लोन अकाउंट नज़र आ रहा है, हमें पता है Y का लोन है, बाहर लोगों का पैसा हमने दे दिया, इसको भी अलग से क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। हम क्या करने वाले हैं, 25,000 है, जैसे सबकी पेमेंट करते थे पहले आउटसाइडर की, और अब पार्टनर की भी पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 25,000। हो गया डेबिट। तो बैंक अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट किस नाम से एंट्री होगी, बाय वाइज लोन अकाउंट 25,000। फाइनली अब कैपिटल अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। फर्स्ट पार्टनर का कैपिटल बैलेंस आएगा 75,500। सेकंड पार्टनर का जो आएगा वो आएगा 38,550।
और थर्ड पार्टनर का आएगा 37,750। 37 यहाँ से बैंक बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, कितनी पेमेंट हो जाएगी? 75,500, 38,550, 37,750। डेबिट है भाई, डेबिट से बैंक अकाउंट में पोस्टिंग होगी बाय एक्स कैपिटल, बाय वाइज कैपिटल और बाय जेड्स कैपिटल। एक्स के कैपिटल अकाउंट से 75,500, फिर 38,550 और उसके बाद 37,750। फाइनली जस्ट आप इसका टोटल करेंगे 2,05,000, दोनों साइड का टोटल आ जाएगा और यहाँ पे जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।